दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपनी बेटी रानी तथा दामाद ओपी सिंह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की है। जी हां, करीब आधे घंटे तक उनकी सीएम से बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सीएम का आभार जताया है। जी हां, साथ ही उन्होंने कहा कि सुशांत केस में सीबीआई धीमी गति से जांच कर रही है, इससे परिवार के सदस्य दुखी है। इसके अलावा अन्य बातें भी परिवार के लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के सामने रखी। जी हां, गंभीरतापूर्ण से रखी। बिहार चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। जी हां, इससे पहले चुनाव में टिकटों की मंडी शुरू हो गई है। गांधी मैदान थाना पुलिस ने बिस्कोमान भवन के पास वाहन चेकिंग के दौरान 74 लाख रुपए जब्त किए हैं। जी हां, ये रुपए कार की डिक्की में बैग के अंदर छिपाकर रखे गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने जैसे ही डिक्की खुलवाई तो उन्हें बैग पर संदेह हुआ। जब बैग को खोला गया तो पुलिस दंग रह गई। जी हां, बैग पैसों से भरा पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सदर एसडीओ नितिन कुमार सिंह के मुताबिक पकड़ी गई लग्जरी कार पर यूपी का नंबर पाया गया है। जहां प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पकड़ी गई कार रोहतास के एक राजद नेता का है। 2022 तक सबके लिए घर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2016 में लॉन्च किया था। जहां केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रोजेक्ट लागू करवाने वाले सहयोगियों के तौर पर अधिकृत किया। तब 2,95,00,000 हाउसिंग यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जहां प्रोजेक्ट को 2 चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में 1 करोड़ 2016-17 से 2018-19 और दूसरे चरण में 1,95,00,000 2019-20 से 2021-22 यूनिट का लक्ष्य तय हुआ था। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। संसद के मानसून सत्र में अतारांतरिक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में बने घरों और फंड के स्टेटस के बारे में जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार बिहार में 18 सितंबर तक 12,32,977 हाउसिंग यूनिट का निर्माण हुआ था। केंद्र ने जिलावार आंकड़ा भी जारी किया, जिसके तहत अररिया जिले में 73,263, समस्तीपुर जिले में 72,242 और दरभंगा जिले में 17,624 घरों का निर्माण हुआ। वहीं अरवल जिले में सिर्फ 4,954 यूनिट का निर्माण हो पाया है। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे का दौर भले ही अभी फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर बखूबी निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में एनडीए ने एक साथ नेता प्रतिपक्ष और गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। जदयू और बीजेपी ने मिलकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में फूट लगातार जारी है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ छोड़ने के बाद लगभग राजग से अलग होकर चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। जी हां, ऐसे में चारों तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने तेजस्वी यादव की तुलना नीतीश से करते हुए कहा कि एक तरफ इंजीनियर उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ 8वां पास। नीतीश कुमार ने काम करके दुनिया को दिखाया है, पर तेजस्वी यादव के पास ना तो डिग्री है और न ही अनुभव। राजीव रंजन ने कहा है कि तेजस्वी नादानी और अहंकारी दोनों अपने ऊपर हावी होने का सबूत दे रहे हैं। उनके नेतृत्व पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं है। रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रहे रेल सेवा के तहत पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई जा रही इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब 31 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा। जी हां, पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों की सभी सीटें आरक्षित रहेगी। साथ ही यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके तहत मास्क पहनना होगा, साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा। देश भर में मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है। सर्दियों की आहट देते हुए शुरू होती सुबह कपकपाती वाली ठंड का एहसास होने लगती है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि देश के अधिकांश भागों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून लौट रहा है, जिसके चलते आज झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए हुए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। साथ ही दिल्ली से कल मानसून वापस हो गई है। जी हां, इस साल पिछले कई सालों की अपेक्षा काफी ज्यादा बारिश हुई है।
ऐसे में अब मानसून की वापसी हो रही है और सर्दियां अपने आने के संकेत दे रही है। मानसून की बात करें तो चेन्नई में भी आमतौर पर हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बिहार में बारिश नहीं होगी। यहाँ तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। बिहार विधानसभा की 243 में से प्रथम चरण में 71 सीट पर 28 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बिहार की 71 विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी कि अब नामांकन जारी है। उम्मीदवार 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 अक्टूबर को होगी और 12 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था। एक रात पहले 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या में रात 10 बजे बजरंग दल के नेता और तत्कालीन सांसद विनय कटियार के घर पर डिनर रखा गया था। डिनर में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे संघ के नेता भी मौजूद थे। सीबीआई ने अपनी जांच में विनय कटियार का नाम शामिल किया और उनके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाया। जी हां, कोर्ट ने सीबीआई की ये दलील नहीं मानी। विनय कटियार ने बताया कि उनके यहाँ सिर्फ प्रतीकात्मक कार सेवा को लेकर योजना बनी थी। मस्जिद गिरानी जैसी यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। विनय कटियार ने कहा कि बाबरी मस्जिद का ढांचा कांग्रेस ने गिराया था, जी हां, ताकि यूपी में बीजेपी की सरकार को गिरा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी मस्जिद को हम नहीं छुएंगे, जी हां, शांति बनाए रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने गिराई थी और हमें आरोपी बना दिया गया। यह एक षड्यंत्र था जो कांग्रेस ने किया था ताकि यूपी में हमारी सरकार गिरा सके। हम ढांचे को कभी भी गिराना नहीं चाहते थे। कोरोना संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, देश के मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में फिर से तेजी लौटी है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 8 साल के सबसे बड़ी तेजी हुई है। IHS मार्केट के मुताबिक सितंबर महीने में PMO इंडेक्स 56.8% रहा, जबकि अगस्त में यह इंडेक्स 52% था। बीते करीब 8.5 सालों में PMI इंडेक्स में यह सबसे बड़ी ग्रोथ है। IHS मार्केट के मुताबिक जनवरी 2012 के PMO इंडेक्स 56.8 पर पहुंचा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1370 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,84,276 हो गई है। बिहार में फिलहाल अभी तक 13,746 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जी हां, यानी कि इसका इलाज चल रहा है। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 259 नए मामले सामने आए हैं। हाथरस जहाड़े कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां राहुल गांधी को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने पुलिस से यह सवाल भी पूछा है कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। वो तो अकेले जाना चाहते हैं, ऐसे में धारा 144 का भी उल्लंघन नहीं होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा है कि अभी पुलिस वालों ने मुझे ढकेल के लाठी मारकर गिराया, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिंदुस्तान में क्या RSS और बीजेपी के लोग ही चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता है? क्या इस देश में नरेंद्र मोदी ही पैदल जा सकते हैं और कोई आम आदमी नहीं जा सकता है? दोस्तों, किसी भी देश के लिए देश का किसान अन्नदाता के साथ साथ देश को मजबूत बनाने वाली रीढ़ की हड्डी का समान होता है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के किसानों को मजबूत बनाने के लक्ष्य से PM किसान सम्मान निधि योजना को चला रही है। सरकार ने इस योजना की 6ठी किस्त को अगस्त में जारी किया था। जी हां, अगस्त में PM नरेंद्र मोदी इसके लिए फंड भी जारी किया था। अब सरकार इस PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द ही जारी करने वाली है। जी हां, केंद्र सरकार नवंबर के अंतिम सप्ताह तक किसानों के खाते में 2000 रुपए की अगली किस्त भेज सकती है। सरकार अब उन लोगों पर भी नकेल कसने वाली है जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मध्याह्न भोजन रसियों को अब हर महीने 1650 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। जहां शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मध्याह्न भोजन रसियों को पहले 1000 रुपए प्रति माह दिया जाता था, इसके बाद 1500 रुपए किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत 1650 रुपए देने के लिए मंजूरी मिल गई है। ये मानदेय अप्रैल 2021 से मिलेगा। इसमें राज्य सरकार कुल 1050 और केंद्र सरकार 600 रुपए वहन करेगी। जहां आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना मद के अंतर्गत बजट उपबंधित कराकर ये मानदेय वृद्धि की जाएगी।
केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 5 की शुरुआत कल से ही शुरू हो गई है। जी हां, इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। जी, इससे पहले सरकार ने 1 सितंबर से शुरू हुई अनलॉक 4 मार्च महीने से ही लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवा को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया था। जहां वही कक्षा 9 से 12वीं के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई थी। वही कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बैठक की थी। वर्चुअल मीटिंग के जरिए हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट पर जोर दिया था। सितंबर का महीना खत्म हो गया है और अक्टूबर का नया महीना शुरू हो गया है। साथ ही कल से ही हम सभी से जुड़े कई चीजें बदल गए हैं। सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रख रखाव एक IT पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने DL बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। जहां इस महीने से बीमा कंपनियां अपनी नीति में महत्वपूर्ण उत्पादों की धाराओं को सरल बनाएगी ताकि ग्राहकों उसे अब आसानी से समझ सके। इस महीने से टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि सरकार इस महीने से टीवी के ओपन सेल्स के आयात पर 5% कस्टम ड्यूटी लगाएगी। जहां इससे टीवी की कीमत में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज गांधी जयंती है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी को दुनिया आज झुक के सलाम करती है। महात्मा गांधी जी को देश ऐसे ही बापू नहीं कहता है। जहां उनके पास पारिवारिक रूपी इस देश के लिए आजादी से लेकर आर्थिक स्वतंत्रता देने तक का मादा था। जी हां, एक तरफ देश को आजादी दिलाई तो वहीं दूसरी तरफ देश के चुनिंदा उद्योगपतियों से देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कहा। सुई से लेकर जहाज बनाने तक का भार महात्मा गांधी जी ने देश के पूंजीपतियों के कंधे पर रखा। जी हां, लोगों ने बापू की बात को आदेश मानकर काम करना शुरू किया और देखते ही देखते भारत कई क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। वर्तमान भारत में महात्मा गांधी जी की भारत की छवि साफ दिखती है। जी हां, आर्थिक तंगी से गुजर रहे देश को क्या सच में बापू जी के मूल मंत्र उबार सकता है? बापू ने कहा है कि देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बुनियादी शिक्षा का होना बेहद ही जरूरी है। ग्राम स्वराज के सपने में यह भी शामिल था। शहरों में तो सभी शिक्षा अर्जित कर लेते हैं, लेकिन गांव में बुनियादी शिक्षा का अभाव होता है। बापू का मूल मंत्र है कि देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब देश के गांव खेड़े का भी उसमें योगदान हो। किसी एक राज्य शहर के विकसित होने से देश विकास की राह पर नहीं चलेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वित्तीय अनुशंसा पर जोर दिया था। बापू ने साथ में कहा कि जिस क्षेत्र में अनुशंसा की कमी होती है उसके बिगड़ने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। इसी तरीके से आज की सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि कैसे वित्तीय अनुशंसा का पालन कर सकते हैं। बापू का कहना है कि सरकार चाहे जो भी हो, अगर वह विकास को सिर्फ शहर तक ही सीमित रखेगी तो जल्द ही देश विकसित की डगर से भटक जाएगा। जब तक ग्रामीण और कुटीर उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक देश को आर्थिक संकट से निकालना आसान नहीं होगा। शिवहर जिले में बारिश का दौर और नदियों की उपनाहट थमने के बाद इन इलाकों के खेतों में बर्बादी का मंजर सामने आ रहा है। जी हां, इलाके में हुई बारिश और बाढ़ के पानी में हजारों हेक्टेयर में लगी धान, गन्ना और सब्जी की फसल डूब गई थी। अब जबकि कड़ाके की धूप निकल रही है, फसलें सूखकर बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, फसलों पर कीट और रोगों का भी कहर तेज हो गया है। लिहाजा इलाके में किसान मायूस हैं। प्रखंड की पिपराही, बेलवा, नरकटिया, धनकोल समेत विभिन्न इलाकों में खेतों में लगी फसलों के बर्बाद होने के चलते किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। विधानसभा चुनाव के चलते जारी आदेश आचार संहिता के चलते किसानों की परेशानी दूर करने को लेकर अधिकारी भी मजबूर हैं। किसान लाचार हैं, करे तो करे क्या। एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को सहयोगी दलों को चेतावनी के लहजे में 2 टूक कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इस सब मुद्दों पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुए उच्च स्तरीय बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि एनडीए एकजुट है और चारों दल मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बैठक में हुई चर्चाओं के सवाल पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्य तौर पर बिहार चुनाव और सीटों के बंटवारे पर चर्चा की है।
पूर्णिया प्रधान डाकघर में संचालित पासपोर्ट केंद्र लॉकडाउन के बाद अब संक्रमण सुरक्षा के साथ फिर से चालू कर दिया गया है। जी हां, पासपोर्ट बनाने के पहले अभी लोगों के पहुंचने की रफ्तार काफी धीमी है। लॉकडाउन से पहले जहां प्रतिदिन 2 से 3 दर्जन लोग पहुंचते थे, वहीं अभी दिन भर में 1 दर्जन के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। सारा काम पहले की तरह हो रहे हैं, लेकिन कार्यालय के कार्यशैली में बदलाव के साथ काम किया जा रहा है। कार्यालय प्रवेश करने वाले लोगों के हाथ को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और कार्यालय कर्मी के साथ सत्यापन के लिए पहुंचने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। एक एक करके कार्यालय के अंदर लोगों को प्रवेश किया जा रहा है और काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्णिया प्रधान डाकघर में मार्च 2017 में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होने से विदेश जाने के इच्छुक लोगों की विदेश जाने के लिए एक विशेष सुविधा मिली है। खासकर सीमांचल के लोगों को पासपोर्ट के लिए पटना भागदौड़ करने के चक्कर से छुटकारा मिल गया। सीमांचल के चारों जिलों से काफी तादाद में लोग डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचकर लाभ उठाने लगे हैं। अररिया पलासी की जीविका दीदी मशरूम उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन सकती है। जहां यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो आर्थिक समृद्धि के लिए उपयोग होगी। जहां ये बात जिला परियोजना प्रबंधन ओम प्रकाश मंडल ने कही है। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में पलासी प्रखंड में मशरूम उत्पादन का क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए पलासी प्रखंड के डेहटी, उत्तर धर्मगंज और पिपरा विजयवार पंचायत में मशरूम उत्पादन समूह का गठन किया गया है। कोरोना को लेकर जहां राज्य सरकार सजग है, हर जगह साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं धरातल पर अररिया स्थानीय कृषि बाजार समिति परिसर में व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो रहा है। जी हां, गंदगी के कारण मच्छर का भी प्रकोप बढ़ गया है। कचरा उठाव नहीं होने के कारण सड़क पर कचरे का ढेर दलदल में तब्दील हो गया है। गंदगी, कचरे एवं दलदल के कारण फलों एवं सब्जियों से लदे वाहन को आने जाने में काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर गंदगी एवं कचरे के सड़ान के कारण लोगों में बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग का पेच एनडीए और महागठबंधन दोनों में फंसा हुआ है। इस बीच बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बड़ा बयान दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने साफ कहा है कि महागठबंधन में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम भी अपने अन्य दल के साथ इस चुनाव में उतरने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी के कुछ नेताओं के बयान सुनकर मैं हैरान हो गया हूं। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ आएं, लेकिन अगर कुछ मजबूरी हुई तो दूसरे विकल्प चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी स्मृति, अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत है। वे कमजोरों की सेवा करने के प्रति बेहद दयालु है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी स्मृति, अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के करीब 2 दर्जन यानी कि 24 से 25 मौजूदा विधायकों के टिकट पर तलवार लटक रही है। इनका टिकट कट भी सकता है। जहां ये वो विधायक है जिनकी रिपोर्ट पार्टी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में सही नहीं है। जी हां, ऐसे में लोगों में पहली बार विधायक बनने वालों की संख्या अधिक है। अब पार्टी में शीर्ष स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए या फिर नहीं। हालांकि मामले को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया है। राजद ने बीते दिनों एक प्राइवेट एजेंसी से विधानसभा क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया था। इसमें मौजूदा विधायकों के साथ साथ वे सीटें भी शामिल थी जहां पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। पैसों की कमी के चलते अनुसूचित जाति एससी से जुड़े युवाओं के सपने अब नहीं टूटेंगे। जी हां, सरकार इनके सपनों को नई उड़ान देगी। जी हां, इसके तहत तकनीकी मापदंडों पर खड़े उतरने वाले उनके नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए 30 लाख तक की इक्विटी उपलब्ध कराएगी। अगले 4 सालों में यानी कि वर्ष 2024 तक करीब 1000 ऐसे एससी युवाओं को सीधे मदद पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस साल भी करीब 100 ऐसे लोगों को मदद दी जाएगी। दलित युवाओं को आगे बढ़ाना और अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन के नाम से ये नई स्कीम शुरू की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में नेता और उनके समर्थक वोट मांगने निकल पड़े। ऐसे ही समय जब नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज लोगों से मिले तो उन्होंने ऐसी बात कह दी कि सब हंस पड़े।
जहां खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज ने कहा है कि अरे हम तो बैल हैं, हमें खूब खिलाइए और फिर सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करवा ले। जानकारी के अनुसार खुर्शीद आलम उर्फ फिरोज ने यह बयान पश्चिमी चंपारण के झुमना में दिया था, जहां वे अपने आवास पर लोगों से बात करने खड़े हुए थे। तभी मंत्री जी ने खुद को बैल बता दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कुछ छोटे दलों के साथ बिहार चुनाव में उतरने के लिए प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि पीडीए बनाया है। इस गठबंधन में शामिल होने के लिए उन्होंने कांग्रेस और रालोसपा को भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से कहा है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बाद में बन जाइएगा, पहले बिहार को बचा तो लीजिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी कहा है कि बिहार के लिए आपको राजद परिवार से छुटकारा लेना पड़ेगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 63 लाख के पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,821 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 63,12,585 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 9,40,705 सक्रिय मरीज हैं, यानी कि एक्टिव मरीज हैं। एक राहत की खबर यह भी है कि कोरोना से अब तक 52,73,202 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश की रिकवरी दर बढ़कर 83.53% हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच की संख्या भी बढ़ाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में ना तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है और न ही महागठबंधन में हो पाया है। सीटों को बंटवारे को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अंदरूनी कला यह भी जग जाहिर हो चुकी है कि एक तरफ जहां एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी के बंटवारे को लेकर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि महागठबंधन में भी कांग्रेस और आरजेडी में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटें दी है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। जहां कांग्रेस अब दूसरे विकल्प की तलाश करती है, जो महागठबंधन के लिए बेहद नुकसानदायक होगा, क्योंकि पहले ही जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा ने नाता तोड़ लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कम सीट मिलने से बात बिगड़ सकती है, जिसके कारण कांग्रेस अकेली ही मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस ने इसका इशारा शनिवार को ही कर दिया था। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख अविनेश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक सम्मानजनक साझेदारी होती है तो हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, यानी बात नहीं बनी तो प्लान भी उनके पास मौजूद है। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और इलाके के आर्थिक उन्नयन के लिहाज से समन्वय उद्यानिक फसल योजना के तहत कोसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदरक, हल्दी और ओल की खेती की जाएगी। इसकी खेती के लिए छायादार जमीन की जरूरत होती है। इस लिहाज से आम, लीची और अन्य बागान में खाली पड़ी जमीन पर अदरक, हल्दी, ओल आदि की खेती की जाएगी। इस योजना में कोसी दियारा में बेकार पड़ी जमीन का भी उपयोग होगा और परंपरागत खेती से किसानों के अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाने के कारण खेती से विमुख हो रहे किसानों को नया अवसर मिलेगा। जहां कृषि विभाग के इस प्रयास से पिछड़े कोसी क्षेत्र का भी आर्थिक उन्नयन होगा। अब पानी के अभाव में किसानों का संकट नहीं बढ़ेगा, जहां खेती प्रभावित नहीं होगी। हाइड्रोजेल के इस्तेमाल से कम पानी में भी अब अधिक पैदावार हो सकेगा। जहां बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर्ड की इस खोज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे पेटेंट कराने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर साल पानी के अभाव में 30 से 35% उत्पादन प्रभावित हो जाता है। ऐसे में हाइड्रोजल के प्रयोग से खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। बीएओ के सबोर्ड विज्ञान विभाग के पाउडर की शक्ल में हाइड्रोजल तैयार किया है। खेत तैयार करने के बाद इसको बीज के साथ डाला जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।